आज की क्लास में हम बात करेंगे बीजियर कर्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कर्व के बारे में कि भाई कर्व की क्या जरूरत पड़ी हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। हमें बहुत से टाइम पर कर्व की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो कर्व की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में टोटल 3 टाइप के कर्व होते हैं। सबसे पहले इम्प्लिसिट, सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट एंड थर्ड वन इज पैरामीट्रिक। जो आज की हमारी कन्वर्सेशन रहेगी, जो हमारी क्लास रहेगी, वो रहेगी पैरामीट्रिक कर्व के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बीजियर कर्व, वो एक टाइप का पैरामीट्रिक कर्व होता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि भाई पैरामीट्रिक कर्व क्या होता है। पैरामीट्रिक कर्व वो कर्व होता है जिसके सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है, और जो फंक्शन होता है किसी वेरिएबल t के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब कोई एक ऐसा कर्व जिसके सभी कोऑर्डिनेट्स को फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो फंक्शन होगा किसी ना किसी वेरिएबल t से मिलकर बना होगा, और उस वेरिएबल t को ही क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। तो इस टाइप का जो पैरामीट्रिक कर्व होते हैं वो जनरली यूज क्यों किया जाते हैं, मल्टी वैल्यूड कर्व को डिफाइन करने के लिए। अगर आपको मल्टी वैल्यूड कर्व बनाने हैं तो आप पैरामीट्रिक कर्व का यूज करेंगे, और बीजियर कर्व एक एग्जांपल है किसका, पैरामीट्रिक कर्व का। तो बीजियर कर्व के लिए यहाँ पर हमारे पास में टोटल 3 डेफिनेशन आती है। 3 चीजों को मिलाकर हम बीजियर कर्व को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 बोले तो बीजियर कर्व इज ए पैरामीट्रिक कर्व। जस्ट मैंने अभी आपको बताया पैरामीट्रिक कर्व का क्या मतलब हुआ, कि कर्व जिसके हर एक कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और फंक्शन कैसा होगा, किसी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन होगा। दैट इज द पैरामीट्रिक कर्व। अभी इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे धीरे धीरे। सेकेंड वन इज द बीजियर कर्व इज ए अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व। अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व का क्या मतलब हुआ, ऐसा कर्व जिसके जो कि सभी कोऑर्डिनेट से पास ना होता हो। ऐसा कर्व जो सभी कोऑर्डिनेट से पास नहीं होता, वो कर्व किसके अंदर माना जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व की कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब क्या हुआ, एक कर्व है, उस कर्व के लिए 5 पॉइंट्स हमने डिफाइन किए, और 5 में से वो एनी 2 एनी 3 एनी 4 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब सभी पॉइंट से पास नहीं हो रहा, तो वो अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ये हमारे लिए सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भाई बीजियर कर्व को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कंट्रोल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी कंट्रोल पॉइंट्स क्या होता है अभी देखते हैं इसको। तो बीजियर कर्व अगर आपको बनाना है, कंट्रोल पॉइंट्स बनाएंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, और उन कोऑर्डिनेट्स को दिमाग में रखते हुए ही बीजियर कर्व बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि बीजियर कर्व बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मेरे पास में 2 कंट्रोल पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजियर कर्व के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, 2 कंट्रोल पॉइंट से तो वो हमेशा पास होगा ही होगा, स्टार्टिंग से भी एंडिंग से भी। बीच के पॉइंट से वो पास होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अगर मेरे पास में 2 कंट्रोल पॉइंट गिवन है तो बीजियर कर्व का कुछ आप ऐसा देख सकते हैं कि ऐसा बीजियर कर्व हमें देखने को मिलेगा। अगर मेरे पास में 3 कंट्रोल पॉइंट है तो मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग और एंडिंग 2 पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, थर्ड पॉइंट से पास हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ इस तरीके का बन गया। एंड एक और मैं आपको दिखाता हूं जिसके अंदर हमने कितने कंट्रोल पॉइंट लिए, 4 कंट्रोल पॉइंट्स लिए। तो फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट से और लास्ट कंट्रोल पॉइंट से तो पास होगा 1 नंबर और 4 नंबर से तो हमने इसको पास कर दिया। लेकिन 2 और 3 का इसके कारण क्या हुआ, देखो इसके अंदर थोड़े से चेंजेस नजर आए। आपको क्या चेंजेस नजर आए, इसकी शेप में चेंज हो गया। तो मतलब बीजियर कर्व जो होता है वो कंट्रोल पॉइंट से डिसाइड होगा कि इसकी शेप क्या आ गई। अगर आपने कंट्रोल पॉइंट की लोकेशन को चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा बीजियर कर्व ही चेंज हो जाएगा। अब देखो 4 कंट्रोल पॉइंट के साथ में ऐसा बना, 3 के साथ ऐसा बना, 2 के साथ ऐसा बना, ऐसा क्यों हुआ, इसको हम एक एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एमएस पेंट की हेल्प से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों बन रहा है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या बोला, बीजियर कर्व स्टार्टिंग और एंडिंग 2 पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक कर्व है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया। यहाँ से तो मैंने पास कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल पॉइंट बना रहा हूँ। इस एरो के साइन को देखिए, मेरे कर्सर को देखिए। अब मैंने कर्सर कहाँ रखा, यहाँ पर रखा, स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल पास में है। मैंने कंट्रोल पॉइंट को अगर थर्ड कंट्रोल पॉइंट यहाँ लिया तो देखो मेरा कैसा कर्व आपको देखने को मिला, कुछ इस तरीके का कंट्रोल पॉइंट देखने को मिला, और इससे मेरा बीजियर कर्व कुछ ऐसा बन गया। अगर 3 कंट्रोल पॉइंट मेरे पास होंगे तो बीजियर कर्व कुछ ऐसा बनेगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी दिखाया था, आप देख सकते हो 3 वाला ऐसा ही बनाया था हमने।
मैं आपको 4 वाला बना के दिखाता हूँ। 4 वाले से पहले मैं 3 वाला एक और बना के दिखाता हूँ आपको। मान लिया कि मेरे पास में अगेन एक कर्व है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अब की बार मैंने कंट्रोल पॉइंट देखो काफी दूर रखा है, कंट्रोल पॉइंट मैं यहां पर रखता हूं और मैं देखिए मेरा जो बीजियर कर्व है कुछ इस तरीके का बन गया है। मतलब अगर मैंने कंट्रोल पॉइंट की लोकेशन चेंज कर दी तो मेरा कर्व पूरा का पूरा चेंज हो गया, आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास में बन गया। अब चारों तरफ एक बाउंड्री नजर आ रही है, आपको डॉटेड लाइन की जो बाउंड्री नजर आ रही है, इसी को हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है कन्वेक्स हल। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कन्वेक्स हल क्या होता है? जो हमारे बीजियर कर्व की जो बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री के अंदर अंदर मेरा कर्व बनेगा, उस बाउंड्री को यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, इस बाउंड्री को ही क्या नाम देंगे? कन्वेक्स हल नाम देंगे। अब मैं आपको 3 वाला की जगह पर 4 वाला बना के दिखाता हूँ। मानिए सबसे पहले मेरे पास में एक ये रहा बीजियर कर्व जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से जा रहा है। अब एक कंट्रोल पॉइंट मैंने कहां पर लिया? यहां पर लिया, ऐसा बना। फोर्थ कंट्रोल पॉइंट लेना है मैंने, थर्ड तो हो गया मेरे पास में, फोर्थ देखो मैंने यहां पर लिया। और ये देखिए मेरे पास में 4 कंट्रोल पॉइंट के साथ में जो बीजियर कर्व बना है कुछ इस तरीके का आपको बना हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया। और अगेन ये देख लीजिए कन्वेक्स हेल, कन्वेक्स हेल के अंदर अंदर है, इसके बाहर नहीं जाएगा, तो इसी को बोलते हैं बीजियर कर्व। ये आपके पास में 4 कंट्रोल पॉइंट वाला हो गया जो कि मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया था। तो इस तरीके से आप बीजियर कर्व का मतलब समझ सकते हो। पहली बात तो क्या ध्यान में रखनी है कि बीजियर कर्व 2 पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से। बीच वाले जो पॉइंट्स होंगे, जो अदर पॉइंट्स होंगे, वो क्या करते हैं? वो इसकी शेप को डिफाइन करने का काम करते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बीजियर कर्व के बारे में 2 पॉइंट्स आर एंड ऑफ द कर्व, 2 पॉइंट तो एंड ऑफ द कर्व को दिखाएंगे, बिल्कुल सही है। अदर पॉइंट्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व, अदर पॉइंट्स मतलब अदर जो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे उससे आपको क्या पता लगेगा? शेप के बारे में पता लगेगा कि भाई कर्व की शेप कैसी आएगी। देखिए हमने तीसरा जो कंट्रोल पॉइंट था, अगर मैंने यहां रखा था तो इसकी शेप देखो कैसी आई थी, और इसकी शेप देखो कैसी आई थी। मतलब जो बाकी कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो बीजियर कर्व है उसकी शेप कैसे आने वाली है। तो ये तो हो गया बीजियर कर्व के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। बीजियर कर्व के प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? बीजियर कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट, बिल्कुल सही है। हमेशा पहले और आखिरी कंट्रोल पॉइंट से बीजियर कर्व पास होगा, ये हमने अभी देखा है। नेक्स्ट क्या कहता है? ए कर्व इज ऑलवेज इनसाइड द कन्वेक्स सेल। अभी हमने जस्ट बात की थी कन्वेक्स सेल की। तो कन्वेक्स सेल क्या था? सिर्फ एक बाउंड्री है। वो बाउंड्री क्या करती है? ये बताने का काम करती है कि जो आपका कर्व होगा इस बाउंड्री के अंदर अंदर होगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। उस बाउंड्री को ही हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कन्वेक्स सेल। तो कन्वेक्स सेल के अंदर अंदर क्या होता है? हमारा वो कर्व नजर आएगा, बीजियर कर्व नजर आएगा। आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इसके बारे में। मूविंग द कंट्रोल पॉइंट्स, अगर आप कंट्रोल पॉइंट को चेंज कर देते हो, अल्टर द शेप ऑफ द होल कर्व, पूरे कर्व की शेप चेंज हो जाएगी। मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि मैंने कंट्रोल पॉइंट पहले यहां रखा था, शेप कुछ ऐसे आई थी। जैसे मैंने कंट्रोल पॉइंट को यहां पर रखा, शेप बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके दिखा देता हूं। मैं दोबारा से बना देता हूं। यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिया? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के साथ में एक कर्व बनाया। अब की बार मैं लेता हूं कंट्रोल पॉइंट को, यहां पर देखिए मेरा कर्सर देख लीजिए, ये रहा कर्सर। मैं क्लिक करता हूं और देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है हमारा बीजियर कर्व की जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। कन्वेक्स हेल देख लीजिए, कन्वेक्स हेल के अंदर अंदर हमारा बनकर आया है, यही हमारा बीजियर कर्व का एग्जांपल है। तो मूविंग द कंट्रोल पॉइंट अल्टर द शेप ऑफ द होल कर्व। नेक्स्ट वन इज ऑल पॉइंट्स आर नॉट ऑलवेज ऑन द कर्व, कि भाई सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि इस कर्व के ऊपर हो। देखो पैरामीट्रिक कर्व की डेफिनेशन भी यही कहती है कि भाई सारे के सारे पॉइंट से होके पास होना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा जो बीजियर कर्व है अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व की कैटेगरी में आता है। और अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व में भी यह कहा जाता है कि वो कर्व होगा वो सभी पॉइंट से पास नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स को वो मिस कर दे, सभी पॉइंट से वो जाना वो जरूरी नहीं है। दैट इज ऑल पॉइंट्स आर नॉट ऑलवेज ऑन द कर्व। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिग्री ऑफ द कर्व। कर्व की डिग्री क्या होगी? नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, टोटल जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स है उसमें से -1 कर दीजिए, वो उसकी डिग्री को बताएगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए यहां पर कंट्रोल पॉइंट्स देखिए कितने हैं। कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास में एक तो कंट्रोल पॉइंट ये रहा, एक कंट्रोल पॉइंट तो ये रहा, और दूसरा कंट्रोल पॉइंट मेरे पास में ये रहा। तो टोटल 2 कंट्रोल पॉइंट है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हमारे पास में 1 हो जाएगी। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है? ये लीनियर कर्व बन गया हमारे पास में। तो लीनियर कर्व का एग्जांपल हो गया, अगर मेरे पास में 2 कंट्रोल पॉइंट है तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 - 1 दैट इज 1। तो डिग्री 1 हो गई, लीनियर कर्व बन गया। यहां पर कंट्रोल पॉइंट कितने हैं? 1, 2 एंड 3, टोटल 3 कंट्रोल पॉइंट है।
तो मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 - 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक शेप अपने को देखने को मिलती है। सेम एज अगर हमारे पास में 4 कंट्रोल पॉइंट है तो हमारे पास में डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी डिग्री। तो हमारे पास में जो शेप देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, क्यूबिक शेप देखने को मिलेगी। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स -1 करके निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास में बीजीयर कर्व का थोड़ा बेसिक जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम मेन जो चीज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में ब्लेंडिंग फंक्शन। इसका हम डेरिवेशन देखेंगे कि भाई कैसे बीजीयर कर्व को डिराइव किया जा सकता है, उसका पूरा डेरिवेशन हमारे पास में है। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले बीजीयर कर्व की आपके यहाँ पर एक ब्लेंडिंग फंक्शन यहाँ पर गिवन है। इस लाइन को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, क्या देखा है, PU इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 0 to n PI BI n U। इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले PI क्या चीज है, PI बताता है आपके आयत कंट्रोल पॉइंट को, मतलब आपके कर्व के ऊपर कितने कंट्रोल पॉइंट्स है, 2 3 4 जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स है उन सभी कंट्रोल पॉइंट्स को PI से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक P0 P1 P2 P3, ये सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट्स हो गए। ये BI, n क्या चीज है, ये एक ब्लेंडिंग फंक्शन है। ब्लेंडिंग फंक्शन का मतलब वो फंक्शन जो कि आपके कर्व को बनाने का काम करेगा, जो कि आपके कर्व को बनाएगा। कर्व को बनाने के लिए ब्लेंडिंग फंक्शन हो गया। मैंने आपको पैरामीट्रिक कर्व की डेफिनेशन दी थी कि ऐसा कर्व जिसके सभी के सभी पॉइंट्स जो होंगे किसी ना किसी फंक्शन से मिलकर बने होंगे और फंक्शन क्या होगा, एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा। तो ये वही BI, n हो गया हमारे पास में पैरामीट्रिक फंक्शन। उसके बाद में यहाँ पर जो U है वो क्या चीज है, एक वेरिएबल है। मैंने कहा था कि जो फंक्शन होगा एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा और उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर फिक्स की हुई है। क्या वैल्यू फिक्स की हुई है, 0 से लेकर 1 के बीच में। U की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, दैट्स इट। और यहाँ पर 0 से n का मतलब क्या है, जितने भी आपके पास में वो डिग्री होगी, डिग्री मान लेते हैं कि अगर मेरी डिग्री 3 है, डिग्री 3 होने का मतलब क्या है कि भाई क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है तो भाई यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कंट्रोल पॉइंट कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 4 हो जाएंगे। तो अभी आगे इसको देखेंगे और समझ में आएगा। तो PU क्या कह रहा है, PU इज एनी पॉइंट लाइन ऑन द बीजीयर कर्व। कोई पॉइंट जो बीजीयर कर्व पे लाई करता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हर पॉइंट को निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को यूज में लेकर आना पड़ेगा। हमारे पैरामीट्रिक कर्व की अगेन डेफिनेशन यही कहती है कि हर पॉइंट, हर कोऑर्डिनेट को हम एक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को पैरामीट्रिक कर्व बोलते हैं और वही बीजीयर कर्व का एग्जांपल था। तो यहां पर अभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। BI, n BI, n क्या चीज थी हमारे पास में, BI, n की वैल्यू होगी CN, I। C क्या चीज है हमारे पास में, बाइनोमियल। आपने मैथ्स में बाइनोमियल पढ़ी होगी 9th क्लास में, वो बाइनोमियल यहाँ पर है CN, I, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस i और फैक्टोरियल i। इसको हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये CN, i हो गया, u की पावर i 1 माइनस u की पावर n माइनस i, मतलब BI, n की वैल्यू इसके इक्वल होगी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि BI, n की जो वैल्यू है, ये BI, n की वैल्यू जो होगी वो इसके इक्वल होगी, जो कि हमें यहाँ पर पुट करनी है। कहां पर, यहाँ पर पुट करनी है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हम इस फंक्शन के अंदर जो हमने ये लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, CN, I की जगह पर, इस जगह पर CN, I की जगह पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल n लिख दिया, फैक्टोरियल n माइनस i लिख दिया, फैक्टोरियल i लिख दिया, और ये u की पावर i तो एज इट इज लिखा ही हुआ था हमारे पास, तो u की पावर i हमने एज इट इज लिख दिया, 1 माइनस u की पावर n माइनस i लिख दिया। तो BI, n की वैल्यू मुझे पता लगी। हमने किया कुछ भी नहीं है, जो ये CN, I लिखा हुआ था, ये CN, जो I था, इसकी जगह पर हमने लिख दिया फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस i फैक्टोरियल i, जस्ट इतना सा लिखा है। बाकी u की पावर i एज इट इज लिखा हुआ है, 1 माइनस u की पावर n माइनस i एज इट इज लिखा हुआ है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसे, वीडियो को पॉज करके। यहां तक क्लियर होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने करना क्या है, किसी एक बीजीयर कर्व को हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। ये तो हमारे पास में सिर्फ फॉर्मूला है जो पहले से गिवन है हमें फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने आगे काम करना है। तो आगे बढ़े, हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक बीजीयर कर्व के लिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में वो बीजीयर कर्व जो है वो क्यूबिक बीजीयर कर्व है। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, क्यूबिक के लिए कर रहे हैं। आप इसी तरीके से बाकियों के लिए भी फाइंड कर सकते हो, मैं आपको क्यूबिक के लिए फाइंड करके दिखा रहा हूं।
तो हम क्यूबिक के लिए फाइंड करेंगे, तो क्यूबिक के लिए सबसे पहले n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 3 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 है, हमारे पास फॉर्मूला देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला हमारे पास में क्या आया था, i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक के लिए pi bi n u। इस फॉर्मूले के अंदर हम n की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर n की जगह पर मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, एक तो इतना सा चेंज किया, और यहाँ पर भी हमारे पास में n था तो n की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। क्यूबिक के लिए फाइंड कर रहे थे, क्यूबिक के लिए हमारे पास में जो n होगा, जो डिग्री की वैल्यू होगी वो 3 मानी जाएगी, तो हमारे पास में यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया। अब जो समेशन अपने को गिवन है, जो सिग्मा गिवन है 0 से लेकर 3 के लिए गिवन है, तो 0 से 3 के लिए गिवन है, एक बार i की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, एक बार i की वैल्यू 1 2 और 3 इस तरीके से पुट कर देते हैं। देखिए तो p i था, i की जगह पर 0 पुट किया तो कितना बन गया, p0 b0, 3 बन गया हमारे पास में u एज इट इज, सेम एज p1 b1, 3 u एज इट इज, p2 b2, 3 u एज इट इज, p3 b3, 3। मतलब मैंने i की जगह पर पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 और फिर 3। और सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने सबके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, जो b हमारा ब्लेंडिंग फंक्शन है, जिसके लिए हमने अलग से फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, एक एक b को कैलकुलेट करते हैं। b 0,3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर 1,3 की, 2,3 की, 3,3 की, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले b का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या था, नीचे की तरफ लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज में लेकर आएंगे हम। ये फॉर्मूला क्या है, इसको अच्छे से पढ़िए। फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आई, फैक्टोरियल i u की पावर i 1 माइनस u की पावर n माइनस आई, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो पहले 0,3, यहाँ पर 0 क्या चीज है, i की वैल्यू है, 3 क्या चीज है, n की वैल्यू है, तो i की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, n की जगह पर 3 पुट कर दीजिए। फॉर्मूला यही है, फैक्टोरियल n माइनस आई, u की पावर i 1 माइनस u n की पावर i, पुट करते हैं। n की जगह पर 3 पुट कर दिया, n माइनस आई 3 माइनस 0 कर दिया, i की जगह पर फैक्टोरियल 0, u की पावर 0, 1 माइनस u की पावर 3 माइनस 0। चेक करिए, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 6। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई हमारे पास में। नीचे देखिए 3 माइनस 0 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अगेन कितनी आ गई हमारे पास में, 6 आ गई। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1 होती है, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। u की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो कितना होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 माइनस u 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 मतलब 3, तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस u की पावर 3, मतलब b 0,3 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1 माइनस u की क्यूब आ गई। इसी तरीके से अब हम b 1,3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। b 1,3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 3। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, ये ऊपर लिखा हुआ था, फैक्टोरियल n था, n की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। नीचे क्या था, n माइनस आई मतलब 3 माइनस 1, i की वैल्यू अब क्या और कितनी है, 1 है, तो फैक्टोरियल 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल i मतलब फैक्टोरियल 1 कर दिया, u की पावर i मतलब u की पावर 1, और यहाँ पर 1 माइनस u की पावर 3 माइनस आई, 3 माइनस आई मतलब 3 माइनस 1 कर दिया हमने। इसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2, तो 6 अपॉन 2 कितना बन गया, 3 बन गया, तो हमने यहाँ पर सीधा 3 लिख दिया। u की पावर 1 थी, u पुट कर दिया, 1 माइनस u की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास में b 1,3 की वैल्यू आ गई 3u 1 माइनस u का स्क्वायर। तो हमने 0,3 भी कैलकुलेट कर लिया, 1,3 भी कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करते हैं b 2,3 की वैल्यू को। तो अगली स्टेज पे देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। 2,3, n की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 2 है, अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, u की पावर i 1 माइनस u की पावर n माइनस आई। इसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब अगेन 6, 3 माइनस 2 1, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आ गई, तो 6 अपॉन 2 कितना हो गया, 3 हो गया। u का स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस u 3 माइनस 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास में 1 आ गया। तो इस तरीके से 2,3 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब कैलकुलेट करते हैं b 3,3 की वैल्यू को। सेम वैल्यू को पुट कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, u की पावर i 1 माइनस u की पावर n माइनस आई,
ऊपर देखिए फैक्टोरियल 3 से नीचे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो, फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर u की पावर 3 बच गया और 1 माइनस u की पावर 0, तो 0 का मतलब ये पूरा 1 बन गया, तो u की पावर 3 आ गया। अब हमने क्या किया, हमने इन चारों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, b 0,3, 1,3, 2,3 और 3,3। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1 2 3 4 वाली जो चारों वैल्यू हमने कैलकुलेट किया वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में pu की वैल्यू आ जाएगी। pu क्या चीज है, वो पॉइंट है जो कि हमारे इस क्यूबिक बीजियर कर्व के ऊपर लाई करता है। तो कैसे रखिए इस वैल्यू को, इन चारों वैल्यू को रखते हैं। देखिए p0 एज इट इज, पहली वैल्यू कितनी आई थी, 1 माइनस यू की पावर 3 आई थी, देख लीजिए आप, 1 माइनस यू की पावर 3 आई थी, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से रख दी। अगली वैल्यू कितनी है, 3u 1 माइनस यू का स्क्वायर, तो हमने देखिए वही रखा 3u 1 माइनस यू का स्क्वायर। फिर p2 के लिए क्या आई थी, 3u 1 माइनस यू, ये ऊपर लिखा हुआ 3u स्क्वायर 1 माइनस यू, लास्ट कितनी आई थी u क्यूब, तो हमने u क्यूब रख दिया। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास में आई है, ये इक्वेशन किस चीज की आई है, ये उस पॉइंट की, उस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आई है जो कोऑर्डिनेट इस क्यूबिक बीजियर कर्व के ऊपर लाई करता है। तो हमने ये इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है। अब सेम अगर मुझे x कोऑर्डिनेट के लिए, अभी ये तो कंप्लीट के लिए आई है x y z, अगर सिर्फ x के लिए कैलकुलेट करनी है तो p0 क्या चीज है, p0 मेरा कंट्रोल पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा p0 का। तो अगर मुझे x के लिए निकालना है तो p0 की जगह पर मैंने x0 पुट कर दिया, p1 की जगह पर x1, p2 की जगह पर x2 और p3 की जगह पर x3। मतलब p एक पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट है। आपको देखिए क्यूबिक बीजियर कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री कितनी है, 3 है, कंट्रोल पॉइंट कितने होने चाहिए, 4, क्योंकि अगर 4 कंट्रोल पॉइंट होंगे तभी तो डिग्री 3 बनेगी। आपको देखिए कि 4 कंट्रोल पॉइंट आए मेरे पास, p0, p1, p2 एंड p3, 4 कंट्रोल पॉइंट आए तभी मेरे पास में डिग्री कितनी बनी, 3 बनी। तो p0 की जगह पर x0, x1, x2, x3 रख दिया। सेम एज y कैलकुलेट किया मैंने, y0, y1, y2, y3 रख दिया। सेम एज z के लिए कैलकुलेट कर लिया। मतलब मैंने हर एक पॉइंट के लिए, x के लिए, y के लिए, z के लिए अलग अलग कैलकुलेट करके उस कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। ये था हमारा इस बीजियर कर्व का डेरिवेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं कि भाई बीजियर कर्व के बारे में इतनी सब चीजें बात की है, इसका यूज कहाँ होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका कहाँ कहाँ पर आपको यूज देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले रेलवे रूट डिसाइडिंग में, जब भी रेलवे के रूट्स बनाए जाते हैं, उन रूट को बनाने के लिए अगर सिस्टम के ऊपर आप इसे बना रहे हो तो बीजियर कर्व आपका यूज में आता है। तो रेलवे रूट में, हाईवे मॉडलिंग में, नेटवर्किंग के अंदर बीजियर कर्व का यूज होता है। जहां पर आपको कर्व डिजाइनिंग का काम आ जाए वहां पर बीजियर कर्व इस्तेमाल में लेकर आ सकते हो। कैड में, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, ऑटो कैड के अंदर अगर आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर जो भी कर्व शेप दी जाती है वहां पर जो काम में आता है वो भी बीजियर कर्व देखने को मिलेगा आपको यूज में। एनिमेशन में, एनिमेशन के अंदर बात करें तो एडोब फ्लैश के अंदर, एडोब फ्लैश के अंदर भी अगर मैं आपको बात करूं तो वहां पर जो आपकी आउटलाइनिंग होती है, आउटलाइनिंग को ड्रॉ करने के लिए आपके पास में बीजियर कर्व यूज में आता है। फॉन्ट्स डिजाइनिंग में आप एमएस वर्ड यूज करते हो, एमएस वर्ड के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। एबीसीडी आप ड्रॉ करते हैं तो एबीसीडी की जो शेप्स दी जाती है, जो उसमें कर्व दिया जाता है, वो उसके लिए भी आप बीजियर कर्व का इस्तेमाल होता है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन बीजियर कर्व की। बीजियर कर्व की एप्लीकेशन के साथ साथ में अब हम उसके कुछ ड्रॉबैक, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई बीजियर कर्व में कुछ डिसएडवांटेज थे जिसका सॉल्यूशन आएगा बी स्प्लाइन कर्व, जो कि हम आने वाली वीडियोस में आगे देखेंगे। तो पहले इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि भाई बीजियर कर्व में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हमने मेंशन की हुई है। पहली प्रॉब्लम देखिए क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द बीजियर कर्व डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर बीजियर कर्व की डिग्री निकालनी है तो वो कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स को मैं इंक्रीज कर देता हूं, मान लेते हैं कि मुझे एक ऐसा कर्व बनाना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर मुझे थोड़ी सी शेप्स चेंज करनी है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है, तो ऑटोमेटिक उसकी डिग्री भी इंक्रीज हो जाती है। और डिग्री इंक्रीज होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अभी आपने देखा मैंने सिर्फ क्यूबिक कर्व के लिए ही कैलकुलेशन कर रहा था और आप देख रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो चुकी थी। अगर मेरे पास में कंट्रोल पॉइंट 10-20 कंट्रोल पॉइंट्स है, 10 कंट्रोल पॉइंट्स ही ले लीजिए आप, तो उसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और 9 डिग्री वाले के लिए कैलकुलेशन आप सोच सकते हैं कितनी हार्ड होगी। तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी क्योंकि कंट्रोल पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है कौन, डिग्री। तो डिग्री कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड होना इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा था हमारे लिए यहाँ पर ये।
सेकंड कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बीजियर कर्व का जो कंट्रोल पॉइंट है उसका लोकल कंट्रोल ना होकर ग्लोबल कंट्रोल है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर मैं किसी एक सिंगल कंट्रोल पॉइंट को भी चेंज करता हूं ना तो पूरे कर्व की शेप चेंज हो जाती है। सिर्फ उसका कुछ पार्ट चेंज नहीं होगा, पूरी शेप ही चेंज हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप बीजेड करके किसी एक सिंगल कंट्रोल पॉइंट को भी चेंज करते हो तो पूरे के पूरे कर्व की शेप चेंज होती है, उसका पार्ट ऑफ चेंज नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा वो नेक्स्ट आएगा बी स्प्लाइन कर्व। उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक सिंगल कंट्रोल पॉइंट को चेंज करोगे ना तो उसका पार्ट चेंज होगा, कुछ एरिया ही चेंज होगा शेप का पूरा कर्व में चेंजेस नहीं आएंगे। तो वो इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है, बी स्प्लाइन कर्व में आएगा। तो ये थी प्रॉब्लम बीजियर कर्व से रिलेटेड। आई होप आपको बीजियर कर्व से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।